सी 1080-82। अध्याय 1080, इसे दूर ले जाओ। क्या ये सुपर बेस लाइफ सोल का काम है? लिन शेन को अपने दिल में बहुत खुशी महसूस हुई। किसी और की दिव्य आत्मा को चकनाचूर करने की क्षमता उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। यदि सभी दिव्य आत्माओं को पराजित किया जा सके तो इसका अर्थ ये होगा कि उसके सामने सभी दिव्य आत्माएं बेकार हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में उसका अत्यंत उच्च गुण महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और वह केवल अपने गुण पर भरोसा करके पहले से ही समान स्तर के अन्य लोगों को कुचल सकता है। जब लिन शेन अपने दिल में आनंद मना रहा था, उसने विकृत प्रजातियों को एक एक करके रहस्यमयी प्रकाश और छाया के साथ फूटते देखा, जिन्होंने वास्तव में अर्धपारदर्शी संस्थाओं का आकार ले लिया था, जो शिकारी निगाहों से लिन शेन को देख रहे थे। दिव्य आत्माएं। लिन शेन की निगाहें जम गईं। उम्मीद अभी भी पूरी हो चुकी है। मध्य विकृत प्रजातियों के खिलाफ उनकी दिव्य आत्माओं को तोड़ने से उनकी लड़ाकू शक्ति नाटकीय रूप से कम हो जाएगी। लेकिन ऊपरी विकृत प्रजाति ने पहले ही दिव्य आत्माओं को संघनित कर दिया था, और दिव्य आत्माओं के अवतार के साथ ये लगभग एक अमर शरीर है। दिव्य आत्मा की शक्ति पर भरोसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे स्वयं अत्यधिक शक्तिशाली युद्ध शक्ति को मुक्त कर सकते हैं। सैकड़ों दिव्य आत्माओं को निकट आते देख तथा विकृत प्रजातियों को बहुत पीछे छिपते देख लिन शेन केवल चुपके से मुस्कुरा सकता था तथा एक भयंकर युद्ध में अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार हो सकता था। कॉन्ट्रेरियन के साथ विलय के बाद उसका गुण दिव्य आत्मा से कमजोर नहीं होना चाहिए। आमने सामने की स्थिति में जरूरी नहीं कि वह हार जाए। हालांकि यहाँ सैकड़ों दिव्य आत्माओं के साथ लिन शेन एक बार में केवल एक ही कदम उठा सकता था। विकृत प्रजाति की तीखी चीखों के साथ सैकड़ों दिव्य आत्माएं भूतिया चमक के साथ लिन शेन की ओर दौड़ी। भयावह आभा ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। लिन शेन ने अपने हाथों से बार बार बंदूकें चलाईं, जिससे उन्हें उम्मीद थी कि वह सुपर बेस लाइफ सोल की शक्ति का उपयोग करके देख सकेगा कि क्या वह इन दिव्य आत्माओं के शरीर को भेद सकता है। धमाका, 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 धमाका। सुपर बेस दिव्य शॉट सुपर बेस लाइफ सोल की शक्ति के साथ मिलकर वास्तव में दिव्य आत्माओं के शरीर को छेद देता है। हालांकि दिव्य आत्माओं की रोशनी और छाया की तरह नहीं है जो भूत देवताओं की शक्ति से बनती है। वे अपने आप में एक इकाई हैं और छिद्रित शरीर तेजी से खुद की मरम्मत करते हैं, जिससे कोई महत्वपूर्ण क्षति नहीं होती है। ये बुरा है। लिन शेन ने अपनी सफिंग मुट्ठी और फिंगर सैंड को एक साथ लॉन्च किया, जबकि उसका आंकड़ा तेजी से चकमा दे रहा था। सफिंग फिस्ट एक के बाद एक लहर एक प्रचंड बल की तरह बाहर की ओर फूट पड़ी, जो शांत और घातक फिंगर सैंड के साथ मिल गई। ऐसी भयानक शक्ति के बावजूद सैकड़ों दिव्य आत्माओं की घेराबंदी के सामने टिक पाना मुश्किल था। दिव्य प्रकाश की भयानक किरणों के बीच उसके घूंसे की ताकत से टुकड़े टुकड़े हो गए और फिंगर सैंड ज्यादा असर नहीं कर पाया। जैसे ही आसमान से गिरती ताकत नीचे आई, लिन शेन इस बात पर विचार कर रहा था कि घेराबंदी को कैसे तोड़ा जाए, जब उसने अपने सिर के ऊपर से एक सुनहरी रोशनी उठती देखी। नीचे आ रही प्रचंड दिव्य ज्योति उस स्वर्णिम ज्योति से सीधे बिखर गई, तुरंत बिखर गई, चट्टान से टकराए अंडे की तरह नाजुक। आगे बढ़ती हुई सैकड़ों दिव्य आत्माएं लिन शेन के सिर के ऊपर सुनहरी रोशनी को देखकर भयभीत होकर रुक गईं। लिन शेन ने भी देखा कि नंबर 9 विषय उसके सिर के ऊपर तैर रहा था। एक सुनहरा प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था जो 4 भागों में विभाजित हो गया और 4 भूत भगवान जैसी दिव्य आत्माओं में परिवर्तित हो गया। लिन शेन ने कई दिव्य आत्माओं को देखा था, लेकिन कभी भी एक दिव्य प्राणी या विकृत प्रजाति नहीं देखी थी जो 2 दिव्य आत्माओं को धारण कर सके। 9 विषय एक शरीर से 4 आत्माओं को प्रकट करना लिन शेन को अत्यधिक आश्चर्य से भर दिया। तभी विकृत प्रजाति ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, अपनी दिव्य आत्माओं को त्याग दिया और मुड़कर भागने की कोशिश की। अफसोस, उनके लिए बहुत देर हो चुकी थी। लिन शेन ने केवल ऊपर से सुनहरा प्रकाश फूटता देखा, जो धरती और आकाश पर सुनहरे सूरज की रोशनी की तरह चमक रहा था। क्षण भर में ही स्वर्णिम प्रकाश के संपर्क में आने वाली दिव्य आत्माएं और विकृत प्रजातियां चमक के भीतर राख में बदल गईं और अंततः राख भी बिना किसी निशान के नष्ट हो गई। लिन शेन नंबर 9 विषय के नीचे स्थिर खड़ा था, इस डर से हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था कि कहीं वह भयावह सुनहरी रोशनी को छू न ले और उन विकृत प्रजातियों और दिव्य आत्माओं की तरह न हो जाए। एक ही क्षण में सभी विकृत प्रजातियां नष्ट हो गईं तथा एक भी बाल शेष नहीं बचा। नंबर 9 विषय से प्रकाश फैल गया और वह धीरे धीरे कमल के बीच में आ खड़ा हुआ और अपना पंजा फैलाकर हवा में लिखने लगा, मैं जन्म देने वाली हूं, तुम्हें अभी यहां से चले जाना चाहिए।
कमल के फूलों से उभरने के बाद लिन शेन को अचानक एहसास हुआ कि नंबर 9 विषय ने कभी भी उसे बचाने का इरादा नहीं किया था। उसने जानबूझकर अपनी आभा को बदल दिया तथा उसे उन विकृत प्रजातियों को लुभाने के लिए एक प्रलोभन में बदल दिया, जिसका उद्देश्य जन्म देने से पहले उन सभी को खत्म कर देना था। ऐसी बुद्धिमत्ता आश्चर्यजनक। लिन शेन ने अंदर ही अंदर आश्चर्य व्यक्त किया। दूर से विशाल कमल के फूल को देखने पर उसके भीतर से सुनहरी रोशनी उठ रही थी, जो ज्वालामुखी के विस्फोट से निकल रहे सुनहरे मैग्मा के समान थी। अब जाकर 9वां विषय सचमुच प्रसव पीड़ा से गुजर रहा था। कमल के फूल के ऊपर सुनहरी रोशनी 10 घंटे से अधिक समय तक बनी रही और अंदर से दर्द की भयानक दहाड़ें बार बार गूंजती सुनाई देती रहीं। जैसे जैसे वे ध्वनियां धीरे धीरे कमजोर होती गईं और उनकी शक्ति समाप्त होती गई, वैसे वैसे सुनहरी रोशनी भी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। जब सुनहरी रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई तो लिन शेन ने अंततः कमल के फूल के अंदर से एक बच्चे के रोने जैसी आवाज सुनी। लिन शेन ने कमल के फूल के पास जाने की हिम्मत नहीं की। ऐसे नाजुक समय में उसे डर था कि कमल के बहुत करीब जाने से नंबर 9 विषय के साथ गलतफहमी पैदा हो सकती है। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? लिन शेन ने दूर से पूछा। इधर आओ। कमल से सुनहरी रोशनी की किरणें निकली, जिससे हवा में 2 अक्षर बन गए। तभी लिन शेन खड़ा हुआ और कमल के फूल के पास जाकर उसमें छलांग लगा दी। कमल के फूल के अंदर नंबर 9 विषय अपनी तरफ लेटा हुआ था। उसके बगल में एक छोटा रोएदार प्राणी था। लिन शेन को इस बात पर हैरानी हुई कि प्राणी का रूप नंबर 9 विषय से मिलता जुलता था, लेकिन उसके शरीर को ढकने वाला घना फर काला था, जो नंबर 9 विषय के सुनहरे फर के विपरीत था। इस समय वह छोटा जीव नंबर 9 सब्जेक्ट के नीचे लेटा हुआ था और बेतहाशा दूध पी रहा था। हालांकि वह अभी अभी पैदा हुआ था, लेकिन उससे निकलने वाली आभा का उतार चढ़ाव पहले से ही भयानक रूप से मजबूत था। इस बात की बहुत अच्छी संभावना थी कि वह स्वाभाविक रूप से पैदा हुआ ऊपरी विकृत प्रजाति था। नंबर 9 विषय अपने बच्चे को देख रहा था, जो शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ मात्र चमक को प्रकट कर रहा था। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? लिन शेन ने थोड़ी देर इंतजार करने के बाद कहा, जब उसने देखा कि नंबर 9 विषय की नज़र उसके बच्चे से हटकर उसकी ओर आ गई है। इसे हटा दो। नंबर 9 विषय ने हवा में कई अक्षर लिखे। इसे कहाँ ले जाओ? लिन शेन थोड़ा चौंका। इसे यहाँ से ले जाओ, जब तक ये बड़ा ना हो जाए इसकी देखभाल करो, इसे सिखाओ कि तुम्हारी दुनिया में कैसे जीवित रहना है। नंबर 9 सब्जेक्ट ने लिखा। तुम्हारे बारे में क्या? लिन शेन के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। नंबर 9 विषय वास्तव में उसे संतान को दूर ले जाने का इरादा रखता था। यह एक उच्च विकृत प्रजाति थी और यह एक परम प्राणी भी हो सकती थी, लगभग युद्ध शक्ति के शिखर पर स्थित एक इकाई। केवल इस तथ्य से कि नंबर 9 विषय जन्म देने से ठीक पहले इतनी सारी उच्च विकृत प्रजातियों को मार सकता है, कोई कल्पना कर सकता है कि उसकी संतान कितनी भयावह होगी। हालांकि लिन शेन ये समझ नहीं पा रहा था कि नंबर 9 सब्जेक्ट उसे अपनी संतान को ले जाने की अनुमति क्यों देगा। इसे जीवन भर ऐसी जगह पर नहीं फंसाया जाना चाहिए। यह एक व्यापक दुनिया का हकदार है, लेकिन यह इतना खतरनाक है कि इसका अकेले बाहर जाना संभव नहीं है। मैं इसे केवल आपके हवाले कर सकता हूँ। प्रत्येक पात्र सुनहरे प्रकाश से चमकते हुए नंबर 9 विषय के पंजे के नीचे से बाहर निकल आया, जिससे लिन शेन को समझ में आ गया कि नंबर 9 विषय ने उसे संतान को दूर ले जाने का फैसला क्यों किया। ये केवल इस समय था जब लिन शेन को एहसास हुआ कि नंबर 9 विषय के जन्म चरण के दौरान एक गार्ड के रूप में उनकी भूमिका भी एक प्रकार का परीक्षण था, और यह कि इस तरह की योजना हमेशा से ही दिमाग में थी। जैसे ही टेलीपोर्ट होने का समय नजदीक आया, लिन शेन टेलीपोर्टर के सामने खड़ा हो गया और उसने एक काले फेरेट जैसा दिखने वाला छोटा सा प्राणी अपनी जेब में डाल लिया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन नंबर 9 विषय का आकार नहीं देखा। उसका मूड थोड़ा जटिल था। नंबर 9 विषय वह पहली विकृत प्रजाति थी जिसके पास बहुत अधिक बुद्धिमत्ता थी। ज्यादातर विकृत प्रजातियां बस सहज ज्ञान पर काम करती हैं, लेकिन नंबर 9 विषय ने न केवल अपनी सहज ज्ञान पर काबू पाया था, बल्कि वह स्थिति का आकलन करने में भी सक्षम था। दिव्य न्यायालय दिव्य प्राणियों का था, और चाहे विकृत प्रजाति कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे दिव्य न्यायालय से मुकाबला करना मुश्किल होगा। यहाँ तक कि नंबर 9 विषय जैसी शक्तिशाली इकाई भी जानती थी कि उसके पास दिव्य न्यायालय के प्रभुत्व से बचने का बहुत कम मौका है। यदि इसकी संतानें हानेंग तारे पर बड़ी हुईं, तो देर सवेर या तो उन्हें दिव्य प्राणियों द्वारा मार दिया जाएगा या फिर इसकी ही तरह उन्हें भी प्रयोग के लिए पकड़ लिया जाएगा।
इसलिए उसने एक ऐसा रास्ता चुना जिस पर अन्य विकृत प्रजातियां कभी विचार नहीं करती, और उसने लिन शेन से अपनी संतान को दूर ले जाने के लिए कहा। जेब में बंद छोटे जीव को बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हुए, उसका सिर बाहर निकलता हुआ, उसकी काली काली आंखें लोट्सलैंड की दिशा की ओर देखती हुई देखकर, लिन शेन, जो दूर जाने के लिए तैयार था, वहीं रुक गया। नंबर 9 विषय की संतान के रूप में ये छोटा प्राणी अभी अभी पैदा हुआ था, लेकिन उसने पहले से ही बहुत उच्च बुद्धि का प्रदर्शन किया था। यद्यपि वह नंबर 9 विषय पर वापस लौटना चाहता था, लेकिन वह जल्दी से बाहर नहीं निकला, बल्कि चुपचाप देखता रहा जब तक गश्ती का निर्धारित समय लगभग समाप्त नहीं हो गया और नंबर 9 विषय का आंकड़ा अभी भी प्रकट नहीं हुआ। लिन शेन केवल छोटे प्राणी से कह सकते थे, ये जाने का समय है, हम भविष्य में वापस आएंगे। तभी वह छोटा सा जीव जेब में वापस चला गया, जैसे कोई बच्चा कंबल के नीचे दुबक जाता है। लिन शेन ने टेलीपोर्टर में कदम रखा और वापस एजियोर स्काई दायरे में टेलीपोर्ट हो गया। जैसे ही वह एजियोर स्काई दायरे से बाहर निकला, उसने देखा कि लियू सिमिंग बाहर बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर एक अशुभ भाव था। लिन शेन को आभास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जब तक लियू सिमिंग ने ये शब्द नहीं कहे और लियू लैन ने अपना कदम नहीं उठाया, तब तक लिन शेन के दिमाग में अनगिनत विचार कौंध चुके थे। लियू सिमिंग उसे मारने की इतनी जल्दी में था, जिसका केवल एक ही मतलब हो सकता था, अगर वह अभी नहीं मरा तो भविष्य में शायद उसे मारने का कोई दूसरा मौका न मिले। लिन शेन को एहसास हुआ कि शी झोंकिंग पहले से ही प्रक्रियाओं से गुजर चुका होगा और उसे केंद्रीय स्वर्ग सितारा दिव्य पैलेस में स्थानांतरित कर दिया होगा। जब तक वह नीला आकाश क्षेत्र छोड़ देगा, तब तक अनंत सितारा दिव्य महल का भविष्य में उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। इस विचार को ध्यान में रखते हुए लिन शेन को पता था कि उसे भोर होने से पहले इस सबसे काले क्षण का सामना करना होगा, अन्यथा उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। जिस क्षण लियू लैन ने अपना कदम बढ़ाया, लिन शेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी हथेली उठाई और फिंगर सैंड ने हिंसक रूप से लियू लैन की ओर गोली चलाई। फिंगर सैंड बैंगनी चमक से टकराया, जिससे तुरंत एक विचित्र चमक प्रज्वलित हुई। ये सुपर बेस लाइफ सोल के साथ आने वाली शक्ति थी। टकराना। स्टार दिव्य अधिकारियों की अविश्वसनीय आंखों में लियू लैन की झू यान दिव्य आत्मा सीधे बिखर गई, एक बैंगनी चमक के रूप में आकाश में फैल गई, आतिशबाजी के फटने की तरह बिखर गई। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि लिन शेन, एक निम्न दिव्य प्राणी, झू यान की दिव्य आत्मा को चकनाचूर करने में सक्षम होगा, यहां तक कि लियू सिमिंग के चेहरे पर एक आश्चर्यचकित भाव भी रह जाएगा। लियू लैन का रंग रूप पूरी तरह बदल गया, क्योंकि झू यान की दिव्य आत्मा को चकनाचूर करने के बाद भी फिंगर सैंड की गति कम नहीं हुई और वह सीधे उसके सिर की ओर उड़ती रही। गति बहुत तेज थी और दूरी भी बहुत कम थी। भयभीत अवस्था में लियू लैन के पास सामान्य बचाव के लिए समय नहीं था। वह केवल एक झटके से झुक गया और अपना सिर झुका लिया। फिंगर सैंड उसके सिर के पास से गुजरी, उसके बालों में गहरी खाई बना दी, सिर का सिरा तोड़ दिया और बालों को नीचे गिरा दिया, जिससे बाल बीच से अलग हो गए। लियू सिमिंग, तुमने स्टार दिव्य अधिकारी की हत्या की, क्या तुम दिव्य न्यायालय के कानूनों से डरते नहीं हो? लिन शेन ने लियू सिमिंग से ठंडे स्वर में कहा। आप दूषित हो चुके हैं। अन्य स्टार दिव्य अधिकारियों की सुरक्षा के लिए केवल आपका बलिदान आवश्यक है, लियू सिमिंग ने उदासीनता से कहा। सिर्फ इसलिए कि तुम कहती हो कि मैं दूषित हूं, मैं दूषित हूं? लिन शेन ने भावशून्यता से पूछा। बिल्कुल, एजियोर स्काई दायरे में मैं जो कहता हूं वह कानून है, लियू सिमिंग ने कहा, फिर ठंडे स्वर में चिल्लाया। लियू लैन, आप संदूषण के स्रोत को नष्ट करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं कर रही हैं? लियू लैन की दिव्य आत्मा बिखर गई थी, जिससे उसकी शक्ति बहुत कम हो गई थी, लेकिन एक उच्च दिव्य सत्ता की दिव्य आत्मा अभी भी बची हुई थी। लियू सिमिंग के आदेश पर लियू लैन ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की और क्रोधपूर्वक अपनी दिव्य आत्मा को बुलाया। हालांकि जिस दिव्य आत्मा को उसने बुलाया था वह उसकी अपनी नहीं थी, बल्कि एक विकृत प्रजाति का दिव्य आत्मा पालतू था। एक संप्रभु ड्रैगन दिव्य आत्मा भयानक दबाव के साथ बाहर निकली, लिन शेन की ओर झपट्टा मारा। उसके खुले मुंह के अंदर तारों का एक भंवर घूमता हुआ दिखाई दिया, जो भयंकर चूषण कर रहा था, मानो सब कुछ अपने जबड़े में खींचना चाह रहा हो। लिन शेन की ताकत के बावजूद उसे खिंचाव के खिलाफ लड़ने में परेशानी हुई, क्योंकि उसका शरीर अनजाने में ड्रैगन के मुंह की ओर बढ़ गया, जिससे उसके पैरों से जमीन में दो गहरे गड्ढे बन गए। लिन शेन एक कंट्रारियन के साथ विलय की तैयारी कर रहा था, ताकि वह अपने गुण को सीधे ऊपर उठा सके और एक उच्च दिव्य प्राणी के साथ मुकाबला करने में सक्षम हो सके, लेकिन अचानक उसकी कमर पर काली रोशनी की एक चमक दिखाई दी।
इससे पहले कि कोई यह समझ पाता कि क्या हो रहा है, काली रोशनी सॉवरेन ड्रैगन दिव्य आत्मा के मुंह में घुस गई। पहले से ही भयंकर और बेजोड़ सॉवरेन ड्रैगन दिव्य आत्मा ने, जैसे कि उसने एक मक्खी निगल ली हो, तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और भयानक चूषण तुरंत बंद हो गया। अगले ही पल सभी ने देखा कि प्रभु ड्रैगन दिव्य आत्मा का अर्धपारभासी शरीर काले धुएं में बदल गया और धूल की तरह जमीन पर गिर गया। काले धुएं से एक काली रोशनी की किरण निकली जो सीधे लियू लैन की ओर बढ़ रही थी। लियू लैन हैरान और क्रोधित होकर जल्दी से अपनी दिव्य आत्मा को बुलाती है, लेकिन काली रोशनी बहुत तेज थी। इससे पहले कि लियू लैन की दिव्य आत्मा को बुलाया जा सके, वह सीधे उसकी छाती में घुस गई। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि लियू सिमिंग भी समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। काली रोशनी लियू लैन की छाती में घुसने के बाद बिजली की तरह हवा में घूमती हुई लिन शेन की तरफ लौटी और उसके कंधे पर जा गिरी। तभी सभी ने स्पष्ट रूप से देखा कि लिन शेन के कंधे पर टिकी काली रोशनी वास्तव में एक हथेली के आकार का पूरी तरह से काला प्राणी था, जो वहां बैठा था, जिसकी बड़ी घुमावदार पूंछ सामने टिकी हुई थी और धीरे धीरे हिल रही थी। लियू लैन की छाती में एक बड़ा छेद दिखाई दिया, जहां हृदय, हड्डियां और मांस सब गायब हो गए थे और घाव से एक भयावह काली कीड़ी निकल रही थी। अगले ही पल लियू लैन के चेहरे पर अत्यधिक भय का भाव प्रकट हुआ और एक पल में उसका शरीर काली राख में बदल गया और जमीन पर बिखर गया। हर कोई बहुत हैरान था। लियू सिमिंग को छोड़कर अन्य स्टार दिव्य अधिकारी सहज रूप से पीछे हट गए। लियू लैन एक उच्च दिव्य प्राणी थी और गंभीर शारीरिक चोटों के बावजूद उसे इतनी आसानी से नहीं मरना चाहिए था। फिर भी उस छोटे से जीव के एक ही प्रहार से लियू लैन का सर्वनाश हो गया, जो भयावह रूप से अकल्पनीय था। उस प्राणी की ओर मुड़ी आंखों में भय के कुछ निशान और भी गहरे हो गए थे। लिन शेन ने कभी नहीं सोचा था कि वह छोटा जानवर, जो सिर्फ कुछ दिन का था और अभी तक दूध से दूध नहीं छुड़ाया था, इतनी भयानक शक्ति रखता होगा। यह एक परम प्राणी की संतान होने के योग्य था। आप वास्तव में दूषित हो चुके हैं और अब एक विकृत प्रजाति द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं, अपने सहकर्मियों को मार रहे हैं। ऐसा अपराध मौत के लायक है। लियू सिमिंग धीरे से खड़े हुए और लिन शेन को ठंडे भाव से देखा। लिन शेन को खुद का बचाव करने का मौका दिए बिना लियू सिमिंग ने सीधे एक दिव्य आत्मा पालतू जानवर को बुलाया और ठंडे स्वर में आदेश दिया, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? एजियोर स्काई दायरे के कई स्टार दिव्य अधिकारियों की सुरक्षा के लिए प्रदूषण के स्रोत को नष्ट करने में मेरे साथ शामिल हो जाओ। स्टार दिव्य अधिकारियों के समूह को तब होश आया और उन्होंने जल्दी से अपने दिव्य आत्मा पालतू जानवरों को बुलाया। एक पल में 1 दर्जन से अधिक दिव्य आत्मा पालतू जानवर उभरे, जिन्होंने स्वर्ग से पृथ्वी तक लिन शेन को घेर लिया। लिन शेन को पता था कि उसे इस संकट से गुजरना होगा, चुपचाप कॉन्ट्रेरियन के साथ विलय करना होगा और एक भयंकर लड़ाई के लिए तैयार होना होगा। उसके कंधे पर बैठे छोटे जानवर ने दिव्य आत्मा के पालतू जानवरों पर अपने दांत दिखाए, मानो उन्हें चेतावनी दे रहा हो कि वे और करीब ना आए। मार डालो, लियू सिमिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के आदेश दिया, क्योंकि 1 दर्जन दिव्य आत्मा पालतू जानवरों ने एक चौंकाने वाली दिव्य रोशनी को छोड़ दिया, लिन शेन पर अपने सबसे शक्तिशाली हमले के साथ हमला किया। भयावह दिव्य प्रकाश ने अंतरिक्ष को लगभग नष्ट कर दिया, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े होकर ढह गए। लेकिन इसी क्षण लिन शेन के सामने सोने का एक कण प्रज्वलित हुआ, जिसका सुनहरा प्रभामंडल फैल गया और उसने भयावह दिव्य प्रकाश को चमत्कारिक रूप से अवरुद्ध कर दिया। दिव्य प्रकाश न केवल सोने के कण को नष्ट करने में असफल रहा, बल्कि ऐसा प्रतीत हुआ कि वह सोने के लिए ईंधन बन गया, जिससे वह और अधिक प्रचंड रूप से जलने लगा, हवा में एक अजीब पथ पर फैलकर एक स्वर्ण ताबीज का निर्माण करने लगा। सर्वोच्च स्वर्ग उद्घाटन तावीज। लियू सिमिंग ने स्वर्ण प्रकाश तावीज को पहचान लिया, उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। अगले ही क्षण आकाश में स्वर्णिम ताबीज नीचे गिरने वाली सुनहरी रोशनी के अनगिनत कणों में बदल गया और बिखरे हुए स्वर्णिम तेज के बीच एक सुनहरा सितारा दिव्य आधिकारिक वस्त्र पहने हुए एक आकृति भी प्रकट हुई। शी झोंगकिंग, महान दिव्य अधिकारी। सभी ने पहचान लिया कि आने वाला कौन था, लेकिन लिन शेन पहली नजर में शी झोंगकिंग को पहचान नहीं सके। शी झोंगकिंग जिसे उसने पहले देखा था, वह एक फटी हुई स्टार दिव्य अधिकारी की वर्दी पहने हुए था। उसकी छाती का बैज इतना घिसा हुआ था कि वह लगभग सपाट था। किसी भी तरह से वह एक महान दिव्य अधिकारी जैसा नहीं था। ये कहना होगा कि कपड़े आदमी को बनाते हैं, और जब शी झोंगकिंग अपने सुनहरे लिबादे और मुकुट में वहां खड़े थे, तो न केवल उनकी आभा बदल गई, बल्कि उनके चेहरे पर झुर्रियां भी कम बदसूरत लगने लगी और वे बहुत युवा दिखने लगे। तुम मेरे केंद्रीय स्वर्ग सितारा दिव्य महल के एक सितारा दिव्य अधिकारी को क्यों मारना चाहते हो?
शी झोंगकिंग ने लिन शेन की ओर देखा तक नहीं, बल्कि अपनी आंखें सिकोड़ ली। सितारा दिव्य अधिकारियों की भीड़ के चेहरों पर अपनी नजर घुमाते हुए अंत में लियू सिमिंग के चेहरे पर टिक गई। सभी स्टार दिव्य अधिकारियों ने अवचेतन रूप से शी झोंगकिंग की निगाहों से परहेज किया, उनकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई। लियू सिमिंग एजियो स्काई रियल्म के प्रमुख अधिकारी के रूप में इस समय पीछे नहीं हट सकते थे और केवल बेशर्मी से शी झोंगकिंग की नजरों का सामना कर सकते थे। ये व्यक्ति दूषित हो चुका है और एक विकृत प्रजाति के नियंत्रण में है, जो अपने सहयोगियों की हत्या कर रहा है। सेलेस्टियल कोर्ट और कई स्टार दिव्य अधिकारियों की सुरक्षा के लिए उसे खत्म किया जाना चाहिए। क्या आप दूषित हो गए हैं? फिर शी झोंगकिंग ने लिन शेन से पूछा। नहीं, लिन शेन ने तुरंत अपना सिर हिलाया। क्या आप किसी विकृत प्रजाति द्वारा नियंत्रित हैं? शी झोंगकिंग ने फिर पूछा। नहीं, लिन शेन ने जवाब में फिर से अपना सिर हिलाया। लिन शेन का जवाब सुनकर शी झोंगकिंग ने लियू सिमिंग की ओर देखा। उसे दूषित नहीं किया गया है, न ही नियंत्रित किया गया है, और फिर भी आप एक निर्दोष स्टार दिव्य अधिकारी को मारना चाहते हैं, जो मेरे केंद्रीय स्वर्ग स्टार दिव्य महल से भी है। दिव्य न्यायालय के कानूनों के अनुसार आपको मार दिया जाना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि उसने नहीं कहा। क्या इसका मतलब यह है कि यह सच है? उसके पास क्या सबूत है? एक स्टार डिवाइन अधिकारी ने जवाब दिए बिना नहीं रह सका। बिना देखे ही शी झोंगकिंग ने अपनी आस्तीन लहराए और सुनहरी रोशनी एक ताबीज में बदल गई, जो एक पल में स्टार दिव्य अधिकारी पर गिर गई। सुनहरे प्रकाश की चमक के साथ 8 सितारा स्टार दिव्य अधिकारी एक पल में एक कांपते रोते हुए मिट्टी के कुत्ते में बदल गया। हर कोई हैरान और क्रोधित था। लियू सिमिंग ने गुस्से में कहा, शी झोंगकिंग, भले ही आप एक महान दिव्य अधिकारी हो, आप बिना कारण के अन्य स्टार दिव्य अधिकारियों पर हमला नहीं कर सकते। दिव्य न्यायालय के अपने कानून हैं, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उसके पास बोलने के लिए कोई अपराध नहीं है। भले ही उसके पास कोई अपराध हो, फिर भी आपको सबूत पेश करने की जरूरत है। आप कहते हैं कि उसे दूषित और नियंत्रित किया गया है, क्या आपके पास कोई सबूत है? शी झोंगकिंग ने उदासीनता से पूछा। लियू सिमिंग कुछ देर के लिए अवाक रह गए, लेकिन उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, यह दक्षिणी सितारा दिव्य महल है। हम यहाँ कैसे काम करते हैं, यह आपके केंद्रीय स्वर्ग सितारा दिव्य महल के किसी व्यक्ति के प्रबंधन के लिए नहीं है। मैं इस मामले की रिपोर्ट हमारे दक्षिणी महान दिव्य अधिकारी को दूंगा, और फिर भी इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। ऐसी परेशानी की कोई जरूरत नहीं है, वो किंग खुद ही आ जाएगा। शी झोंगकिंग ने फिर से अपनी आस्तीन को घुमाया और उसकी आस्तीन के भीतर से सुनहरे प्रकाश वाले तावीजों की एक श्रृंखला उड़ गई। तुम्हारी हिम्मत! लियू सिमिंग और अन्य सभी लोग हैरान और घबरा गए, क्योंकि उन्होंने खुद का बचाव करने की कोशिश की। लेकिन वे ताबीज, जिनमें सर्वोच्च सूक्ष्मताएं समाहित हैं, मानो स्वर्ग और पृथ्वी के सिद्धांतों द्वारा ही निर्मित है, उनका प्रतिरोध कैसे किया जा सकता है? उनकी सभी दिव्य शक्तियां एक छोटे से ताबीज द्वारा दबा दी गईं, जिससे वे सीधे उन पर दबाव डालने लगे तथा तुरंत ही वे जमीन पर गिरे हुए जानवरों में बदल गए। हालांकि लियू सिमिंग की ओर उड़ रहे गोल्डन लाइट तावीज को एक जेड तावीज ने रोक दिया, जो हवा से प्रकट हुआ था। गोल्डन लाइट प्रतीक ने जेड तावीज पर मुहर लगाई, जिससे वह एक टोड में बदल गया जो जमीन पर गिर गया, जिससे उसके पीछे लियू सिमिंग चौंक गया और उसे ठंडे पसीने आ गए। महान दिव्य अधिकारी शे, आप वास्तव में महान अधिकार रखते हैं, लेकिन शायद आप थोड़े बूढ़े हैं जो दरवाजे की चौखट को गलत समझ बैठे। ये दक्षिणी जिले का नीला आकाश क्षेत्र है, न कि मध्य स्वर्ग का लिंगजियाओ महल। सितारों से परे से एक आकृति आई और कुछ ही कदमों में वह पहले ही शी झोंगकिंग के सामने पहुंच चुका था। लिन शेन ने उसे एक नजर में पहचान लिया। यह आदमी दक्षिणी जिले का कार्यवाहक महान दिव्य अधिकारी वू किंग था। लिन शेन अंदर से तनाव महसूस कर रहा था। उसे यकीन नहीं था कि क्या शी झोंगकिंग उसके लिए अंत तक वू किंग से भिड़ेगा। शी झोंगकिंग के वृद्ध चेहरे पर कोई भाव नहीं था, केवल उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी, क्योंकि उसने उदासीनता से कहा, क्या दिव्य अधिकारी वू का मतलब है कि आपके दक्षिणी जिले में आप स्वतंत्र रूप से स्टार दिव्य अधिकारियों को मार सकते हैं, या क्या ये केंद्रीय स्वर्ग स्टार दिव्य पैलेस से मेरे स्टार दिव्य अधिकारी हैं? कृपया अपने शब्दों का चयन सावधानी से करें, महान दिव्य अधिकारी शे। दिव्य न्यायालय के अपने कानून हैं। हम स्टार दिव्य अधिकारी के रूप में कानून के अनुसार कार्य करते हैं और स्वाभाविक रूप से हमारे पास कार्यों के लिए अपना आधार होता है। हम दिव्य न्यायालय को रिपोर्ट करेंगे, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो किंग ने हल्के से कहा। जिस व्यक्ति को आप मारना चाहते हैं वह मेरे केंद्रीय स्वर्ग महल का एक सितारा दिव्य अधिकारी है, शी झोंगकिंग ने कहा।
वह अभी भी मेरे शाश्वत महल में है। स्वाभाविक रूप से दिव्य न्यायालय और स्टार दिव्य अधिकारियों के हितों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, वू किंग ने बिना किसी रियायत के कहा। शी झोंगकिंग ने हंसना शुरू कर दिया। तो आप कह रहे हैं कि दिव्य न्यायालय और स्टार दिव्य अधिकारियों के हितों को बनाए रखने के लिए एक स्टार दिव्य अधिकारी अगर चाहे तो हत्या कर सकता है ना? महान दिव्य अधिकारी शी, इस तरह की निरर्थक गड़बड़ी वास्तव में वह गरिमा नहीं है जो एक महान दिव्य अधिकारी के पास होनी चाहिए, वो किंग ने जवाब दिया। आपकी बात सही है, इसलिए इस बारे में और बात नहीं करते। स्वर्गीय न्यायालय और स्टार दिव्य अधिकारियों के हितों के लिए उसे मार दिया जाना चाहिए। जैसे ही उसने कहा, शी झोंगकिंग ने अपने हाथ को बड़े जोर से हिलाया और सुनहरी रोशनी सितारों की तरह बह निकली, जिसने पूरे एज्योर स्काई क्षेत्र को एक कॉस्मिक स्टार ब्रह्मांड में बदल दिया। वो किंग के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि शी झोंगकिंग यहाँ कोई कदम उठाने की हिम्मत करेगा। उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और एक दिव्य आत्मा एक दिव्य राजा की तरह उठी। उसके हाथ सितारों और चांद को पकड़ रहे थे और उसने तुरंत अपनी हथेली में सुनहरे प्रकाश से परिवर्तित असंख्य सितारों को थाम लिया। लेकिन अगले ही पल वू किंग का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। सभी सितारे उसकी मुट्ठी में थे, लेकिन लियू सिमिंग जो उसके पीछे था, किसी अज्ञात समय में शी झोंगकिंग के हाथों में आ गया था। शी झोंगकिंग ने अपनी आस्तीन से एक हाथ बाहर निकाला, हवा में सपाट रखा। उसकी हथेली के भीतर एक छोटी आकृति थी और यह वास्तव में लियू सिमिंग थी। इस समय न केवल लियू सिमिंग का शरीर सिकुड़ गया था, बल्कि उसका शरीर बिजली की जंजीरों से भी बंधा हुआ था, जिसने उसे शी झोंगकिंग की हथेली से मुक्त होने से रोक दिया था। वो किंग खड़ा होकर देख रहा था कि कैसे शी झोंगकिंग के हाथ धीरे धीरे एक साथ आ रहे थे। लियू सिमिंग की चीखों और कराहों के बीच वह राख में बदल गया। जो कोई भी मेरे केंद्रीय स्वर्ग महल के लोगों को छूता है, उसे मरना होगा, भले ही स्वर्गीय राजा स्वयं आ जाए तो भी यही होगा, शी झोंगकिंग ने बेपरवाही से अपने हाथों की धूल झाड़ते हुए कहा।